नमस्कार साथियों, वाजपेयी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये जो वीडियो है वो सेकंड क्लासेस का वीडियो है जो हम लोग यूपीपीसीएल, एनपीसीआईएल और इसरो का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो उधर हम लोग 15 क्वेश्चन तक जो सिमिलर क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर गए थे। इसमें से हम लोग आज 16 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत लोग नोट्स मांग रहे थे। जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा मैं पूरा पीडीएफ एक साथ भेज दूंगी। ओके, लेकिन कोशिश करो कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप लोग कॉपी पे नोट बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स खुद से बनाने से बहुत लर्न होगा। और आपको तो ये 4 ऑप्शन लिखने भी नहीं है, आपको तो केवल क्वेश्चन प्लस आंसर ही लिखना है। वन लाइनर नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे जो बहुत आपको आसानी देंगे। हमारे नोट्स आपको मिल तो जाएंगे, जो बहुत जॉब वॉब करते हैं उनको प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए 4 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन ऐसे करके आप कुछ बहुत आप भी मेहनत करो। ठीक है। और सुनो, सभी लोग जितने भी लोग हैं, बिहार इंस्ट्रक्टर में भर्ती आई हुई है। उसमें 3 साल आईटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, उसमें सीटीआई नहीं मांगा गया है। तो सभी लोग 19 तारीख से फॉर्म फिल होने लगे हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाओ। मैं टेलीग्राम पे आज उसका नोटिफिकेशन डाल दूंगी और बहुत अच्छा ग्रेड पे है उसका। ठीक है, सभी लोग उस फॉर्म को जरूर फिल करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 2 वाइंडिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी इंडक्शन ईएमएफ E1 और E2 हमेशा होगा। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तब क्या कंडीशन होगी? लिखा है ऑप्शन ए, परिणाम में समान होते हैं, एक दूसरे से एंटी फेज होते हैं, एक दूसरे से इन फेज होते हैं, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी के भार से निश्चित किया जाता है। भैया इसमें आंसर सी होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो एक दूसरे के इन फेज होंगे। देखिए मैंने नीचे से थोड़ा सा वर्टिकल ग्राफ बना के भी बताया है कि E1 E2 एक तरफ ही हो जाएंगे अगर वोल्टेज, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, डिप्लोमा लेवल का है लेकिन यहाँ पर आया है तो मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस मोटर में रोटर और स्टेटर एक साथ घूर्णन करते हैं वो कौन सी मोटर होती है? क्वेश्चन दे रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 17। जिस विद्युत मोटर में रोटर और स्टेटर एक साथ घूर्णन करते हैं, मतलब एक साथ में घूमते हैं, उसे कौन सी मोटर कहते हैं? ऑप्शन ए डीसी मोटर, ऑप्शन बी इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल मोटर। भैया आंसर में है, आंसर देखिए, आंसर है सिंक्रोनस मोटर। जिसमें रोटर और स्टेटर एक साथ घूमते हैं वो मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर। और नीचे मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करा है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती और सिंगल फेज मोटर में भी सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती, याद रखना। ठीक है, सिंगल फेज मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। एक लोगों ने मुझसे बोला था मैम सारे जो जितने भी चैप्टर हैं उन सबका बीच बीच का सार बता दीजिए। मैं जल्दी एक बड़ा वीडियो लेके आने वाली हूँ, 1-1.5 घंटे का होगा। उसमें मैं सच में ही मैं आपको 20-20 मिनट दूंगी, कम से कम 5 चैप्टर 6 चैप्टरों का हम आपको सार बता देंगे कि इसमें ये पूछा गया है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। इस तरीके से करके मैं आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए इसमें क्या है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर का जो रोटेशन स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है NS=F×120/P। सिंक्रोनस मोटर प्रतिलोड पर स्थिर रहती है। सिंक्रोनस मोटर प्रतिलोड पर स्थित रहती है। ठीक है, आगे बढ़े। कौन सी मोटर होती है सिंक्रोनस? जिसका रोटर और स्टेटर एक साथ घूमता है। ओके, देखिए बैटरी के सेल को पैरेलल में कनेक्ट करने का कारण ऑप्शन ए दे रखा गया है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, वोल्टेज क्षमता बढ़ाने, धारा का क्षमता बढ़ाने और धारा का क्षमता को घटाने। साथियों मैं पहले भी वीडियो में आपको बैटरी के जब क्वेश्चन करा रही थी, मेरे सिमिलर वीडियो भी पड़े हुए हैं कि बैटरी से रिलेटेड के पड़े हुए हैं, जनरेटर के पड़े हुए। वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, सारे एक एक करके देख के नोट्स बना लो, आप लोग बहुत काम आएंगे आपको। मैं आपको इसमें पीएचडी नहीं कराना चाहती हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ाना चाहती हूँ कि बस आपकी नौकरी लग जाए, आप सिलेक्टेड हो जाओ कहीं, बस बात खत्म। इसलिए इनको पढ़ लो। मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है कि नहीं मेरे को इससे ये चीज़ें आना स्टार्ट हो, पैसे आना स्टार्ट हो, ये हो, ऐसा कुछ भी मेरा रोल नहीं है। आप आराम से इसको पूरे वीडियो देख लीजिए। हमने इसमें देखिए पहले जो पुराने पढ़ चुके हैं, मुझे बताइए अधिक वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को किस में सीरीज करते हैं?
अधिक वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए हम सेलों को पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हम ये सीरीज में कनेक्ट करते तो क्या होता है, अधिक करंट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अधिक वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अधिक करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम सेल को पैरेलल में, उल्टा बोल गई थी मैं अभी। बैटरी के सेल को पैरेलल में कनेक्ट करने के कारण क्या होते हैं, अधिक क्षमता बढ़ा, करंट क्षमता, धारा क्षमता बढ़ा। और नीचे नोट्स में देखो लिख दिया है, अधिक वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अधिक करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, उसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थ का उच्च गलनांक तापमान है? ऑप्शन दे रखा गया, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, टिन। फटाक से बताइए, कॉपर का कितना होता है गलनांक? कॉपर का गलनांक 1083 होता है। मैंने नीचे सारे के गलनांक भी लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा, पहले भी लिखा चुके हैं। ये सब आपके टेक्नीशियन में आने वाला है, जो रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गलनांक, उसमें एलॉय जो है चैप्टर, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एल्युमिनियम का देखिए कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 663 सेल्सियस। कॉपर का 1083 सेल्सियस। लेड का 327 सेल्सियस और टिन का 232 सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा गलनांक इसमें हमें किसका दिख रहा है? कॉपर का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो पेपर है वो इसरो के पेपर को ही सॉल्व करवा रहे हैं। बहुत लोग ये मत सोचे कि अपने पास से क्वेश्चन लेकर सॉल्व करवा रही हैं। अभी हम सिर्फ पेपर पे ही बढ़ रहे हैं। अभी देखो, आपको ये वाला क्वेश्चन मिला था ना, 2 कुंडली ट्रांसफार्मर, इसमें थोड़ा सा भाषा चेंज है। प्राइमरी और सेकेंडरी में जो भी इंडक्शन होता है, जिसका मैंने इस तरीके से बना के अभी आपको बताया है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मिला था, बैटरी के सेल को संयोजक करने के कारण। मैंने छोटे मतलब इजी क्वेश्चन को पहले रख के इस तरीके से समझाया है कि लोग वीडियो देख के घबराना स्टार्ट मत कर दें। अरे हम नहीं तैयारी कर पाएंगे भाई, नहीं हो पाएगा हमसे, है ना, इस टाइप का कोई सोचे नहीं। ठीक है, अभी हम लोग यही वाला पेपर पूरा सॉल्व कर रहे हैं, जितने इतने कॉमन क्वेश्चन थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की अनुमत गति 715 आरपीएम है। मशीन के पोलों की संख्या बताइए। क्या क्या दे रखा गया है, पहले ये देखिए। 3 फेज की 400 वोल्ट की मोटर है, 50 एफ हर्ट्ज दे रखा गया है, 50 एफ बराबर दे रखा गया 50। इंडक्शन मोटर की गति, जो गति दे रखी गई है 715 आरपीएम, मतलब एन दे रखा गया। और नंबर ऑफ पोल्स पूछ रहा है, तो पोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एन पी अपॉन 20। इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, पी बराबर हो जाएगा एफ इंटू 120 अपॉन एन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पोल की नंबर ऑफ पोल्स आ जाएंगे 8। आंसर हो गया 8। ये फॉर्मूला लिखते चलिए, रटते चलिए, नोट्स बनाते चलिए भैया, खुद से भी बनाइए, मिल तो जाएंगे लेकिन खुद से भी बनाते चलिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं हम। देखिए, उच्च विभव मतलब हाई पोटेंशियल वाला पर इंसुलेशन किसके द्वारा जांचते हैं? इंसुलेशन किसके द्वारा जांचते हैं? इंसुलेशन जो तार होता है, तार के ऊपर जो चढ़ा होता है उसको हम बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और जो केबल आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की लग के आती है, उसको, उसके ऊपर जो काला वाला वो चढ़ा होता है उसको हम बोलते हैं VIR, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। अब ये पूछ रहा है हाई पोटेंशियल इंसुलेशन, जो उसके ऊपर इंसुलेशन है वो कहीं कटा तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, खराब तो नहीं, उसकी जांच करने के लिए हम किस मीटर का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दे रखा गया है डिजिटल मीटर, वॉट मीटर, मैगर, वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर भैया हो जाएगा मैगर। नीचे देखो, मैगर जो होता है वो उल्टी रीडिंग बताता है। ऑप्शन में ये भी आता है। कौन सा ऐसा मीटर है जो अपोजिट रीडिंग बताता है? ये इनफाइनाइट से 0। ये भैया यूपीपीसीएल में पूछा गया, मैंने यहाँ पर इसको नोट्स में करा दिए। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो यूपीपीसीएल ने पूछा थे, बैटरी वाला था। ठीक है, बैटरी के दोनों क्वेश्चन जो नोट्स में लिखे हैं वो पिछले पेपर में पूछे गए हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक साथ लिखा दिया।
मैगर क्या है? इनफाइनाइट से जीरो रीडिंग बताता है। मैगर कम से कम 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस को नाप सकता है। मैगर हाथ से चलने वाला जनरेटर है। इसे ओम हाथ से चलने वाला जनरेटर और ओम मीटर से मिलकर बना है। मैं ऑफिस जाकर उसकी फ़ोटो ले लूँगी और इस टाइम पे आपको मैगर की फ़ोटो करना, आप लोग डाल के देख लेना कैसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। जो जो आपके फ्रेंड हैं आप लोग पहले उनको शेयर भी कर दीजिए कि वो भी आ जाए हमारे लाइफ टाइम पे। जल्दी जल्दी कर दीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप अर्थिंग में चारकोल तथा नमक का उपयोग किस लिए किया जाता है? चारकोल में चारकोल तथा नमक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है भू प्रतिरोध को कम करना, मतलब डिक्रीज अर्थ रेजिस्टेंस। भू प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज अर्थ रेजिस्टेंस। धारा क्षरण घटाने के लिए, मतलब लीकेज जो रिड्यूस होती है लीकेज करंट के लिए। पाइप को जंग से रोकने के लिए। हमेशा हम नमक और चारकोल जो होता है उसका उपयोग करते हैं ज़मीन में नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो क्या होगा? वहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब कि भू रेजिस्टेंस को घटाने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस को घटाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डिप्लोमा का है, इसरो ने पूछा है इसको। हॉल इफेक्ट टोंग टेस्टर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं? एसी एवं डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ऑल द अबव। एसी एवं डीसी करंट, बी ऑप्शन है डीसी वोल्टेज, सी ऑप्शन है एसी वोल्टेज, ऑल द अबव। भैया इसमें ए ऑप्शन है, एसी और डीसी करंट मापने के लिए हॉल इफेक्ट टोंग टेस्टर का उपयोग करते हैं। टोंग टेस्टर तो आप लोग जानते होंगे, हॉल इफेक्ट टोंग टेस्टर जो होता है वो एसी डीसी दोनों मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध साइन तरंग संकेतों का आकृति गुणक फ्रॉम फैक्टर फॉर द, इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि गुणक करके कर दिया है, बहुत लोग समझ जाते हैं। अब देखिए, फ्रॉम फैक्टर फॉर द प्योर साइन वेव सिग्नल इज, फ्रॉम फैक्टर बराबर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इतने फ्रॉम फैक्टर का मान पूछा है, फ्रॉम फैक्टर का मान होता है 1.11, लेकिन ये कैसे निकल कर आता है? देखिए, फ्रॉम फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मान कितना होता है? 0.707। एवरेज वैल्यू का होता है 0.637। इसको इससे डिवाइड करते हैं तब आता है 1.11। तो फ्रॉम फैक्टर का मान कितना होता है? 11। आरएमएस वैल्यू का मान कितना होता है? 0.707। एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है? 0.637। ठीक है, आगे बढ़ते। ल्यूमेन किसका यूनिट है? ऑप्शन ए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तीव्रता, आवृत्ति और ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का यूनिट होता है। नीचे देखिए लिख दिया है, प्रकाश तरंग को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है मीटर। प्रकाश तीव्रता को हम आई से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है कैंडला या ल्यूमन स्टेरेडियन। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी का वो होता है मात्रक, आवृत्ति का हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड होता है। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। आगे बढ़ते हैं भैया, फटाफट नोट कर लेना। आज कम से कम 15 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में थे और 32 ये हो जाएंगे, 30-32 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो कॉमन सॉल्व होंगे, जो मैंने बैठ के देखा है, वो क्वेश्चन आपके 73 क्वेश्चन सॉल्व हैं तीनों पेपर के कंबाइंड में। अब आप समझ लीजिए, अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो कितना मतलब कॉन्फिडेंस से वहाँ कर आओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवा दो, लाइक करा दो, और मुझे कमेंट्स में लिख के भेजो चैप्टर वाइज कौन कौन पढ़ना चाहता है, तो मैं पेपर से हट के चैप्टर वाइज में भी आ जाऊँ। एक वीडियो शाम को चैप्टर का डाल दूँ और सुबह पेपर करा दूँ, इस टाइप से करने की ट्राई करूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 26, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में से मुख्य का इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हाई प्रेशर मरकरी लैंप होते हैं, कौन से लैंप होते हैं? जो आपके घर के बाहर जो रोड पे लाइट लगी होती है ना, स्ट्रीट लाइट, हाई प्रेशर मरकरी लैंप, वही वाले लैंप होते हैं हाई प्रेशर मरकरी लैंप।
ठीक है। हाई प्रेशर मर्करी लैंप वही होते हैं। हाई प्रेशर मर्करी लैंप में किसका लगा रहता है, जो इलेक्ट्रोड बने होते हैं किसके लगे होते हैं, टंगस्टन के लगे होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, टंगस्टन का सही होता है। टंगस्टन को किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से डिनोट करते हैं। मैंने नीचे लिख भी दिया और बताया भी बहुत बार है। टंगस्टन को हम डब्लू से डिनोट करते हैं। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन बल्ब के एलिमेंट बनाने में यूज किया जाता है। जो बल्ब होता है, छोटे वाले 100 वाट के बल्ब आते हैं ना, 100 वाट 200 वाट, इनके जो अंदर एलिमेंट जो होता है उसको बनाने के लिए हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कॉपर का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 1086, अभी पीछे बताया है। इसका कितना होता है टंगस्टन का, 3400 डिग्री सेल्सियस, इसका 1086। ब्रॉन्ज का बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर दो हमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो जरूर देख लेना, मतलब जो मैंने नीचे बना रखा है रेड बॉर्डर से, ये इसको जरूर देख लेना अभी। निम्नलिखित में से लैंप का प्रचलन काल न्यूनतम होता है। कौन से लैंप का सबसे कम टाइम में चलता है, मतलब सबसे कम उसका जो प्रचलन टाइम है वो सबसे कम है। फॉरेन फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप उसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, जो हमारे घर पे ट्यूबलाइट लगी जाती है, ट्यूबलाइट बोलते हो ना, उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फ्लोरोसेंट लैंप। ओके। मर्क्यूरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म लाइटिंग इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म बताया था ना, किसकी बनी होती है, गैल्नियम आर्सेनाइड की बनी होती है। अब देखिए ऑप्शन सी इसमें सही है। सोडियम वेपर लैंप का जो कार्यकाल होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ पर जितने लिखे हैं मैंने लिख दिया है। फ्लोरोसेंट लैंप का कार्यकाल 6000 से 80,000 तक होता है। मरकरी वेपर लैंप का 6000 से 24,000 तक होता है। सोडियम वेपर लैंप जो 6000 से 12,000 होता है। और एलईडी का कार्यकाल होता है 50,000 वर्किंग घंटे होता है। ठीक है, तो इस वर्किंग घंटे इसका होता है। तो इसमें से सबसे कम किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है सोडियम वेपर लैंप का, तो ऑप्शन सोडियम वेपर लैंप हो गया। इनको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार लर्न कर लीजिएगा। एलईडी का फुल फॉर्म भी लिख दिया, लाइटिंग इमिटिंग डायोड। ये गैल्नियम आर्सेनाइड, गैल्नियम फास्फाइड की बनी होती हैं। इनके 5 ही कलर, 4 कलर आते थे, अब 5 कलर आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ सरफेस से दूरी, वो सरफेस से दूरी डी पर रखे गए प्रकाश स्रोत के कारण सरफेस पर प्रतिदीप्त मतलब इल्यूमिनेशन में किससे परिवर्तित होता है। इल्यूमिनेशन किससे परिवर्तित होता है, तो भैया होता है वो डी 1/d² से परिवर्तित होता है। ये कैसे होता है ये मैं बता दूं। ये प्रतिदीप्त के नियम है। लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक होता है लैम्बर्ट कोजिया का नियम। तो जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है, तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम की ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/d²। भैया वो अभी जो पेपर का एक सुनील ने मुझे लिखकर भेजा था कमेंट्स बॉक्स में, मैम अब पेपर बहुत घुमाऊ होता है, ऐसा नहीं आता। हाँ, पेपर घुमाऊ का बस कंडीशन क्या बदली है, डेफिनेशन लिख के देते हैं और पूछते हैं किसकी है। पहले क्या कर रहे थे, डायरेक्ट उससे छांट के क्वेश्चन निकाल के पूछते थे। अब क्या कर रहे हैं, जैसे प्रतिबल, अभी मैंने बिहार इंस्ट्रक्टर वाला जो पेपर सॉल्व करवाया उसमें देखिए प्रतिबल की डिफिनेशन और मतलब अवशिष्ट चुंबक की डिफिनेशन, चुंबकत्व बल की डिफिनेशन लिख दी और पूछा गया कौन सा बल लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन को भी आप बिल्कुल घबराइए मत। हम जब आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हमको सोच समझ के ले रहे हैं, हम आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हम इस तरीके से ही आपको पढ़ाएंगे। बहुत लोग इसमें बहुत वीक हैं, बहुत लोग इसमें बहुत ठीक ठाक हैं, इसलिए सबको लेके चलना होता है, इसलिए इस तरीके से बताना पड़ रहा है। लेकिन आप परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण पोल पर 11 kV HT पर लगे ओवरहेड कंडक्टर में के ग्रहण पर कौन से प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। किस प्रकार के इंसुलेटरों का प्रयोग किया जाता है। 11 kV HT लाइनों पे कौन से इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा गया, स्टे इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, सैकल टाइप इंसुलेटर, ऑल द अबव। भैया बी टाइप का, पिन टाइप का इंसुलेटर, जितने भी 11 kV पे 11 kV से कम स्ट्रेन और सैकल टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगर 11 kV से कम पे पूछेगा
तो स्ट्रेन और साइकिल टाइप के और अगर आपसे 11 से 33 केवी के बीच में पूछ रहा है ओवरहेड लाइन पर तो पिन टाइप के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये पिन टाइप के इंसुलेटर। ठीक है, अब फटाफट मेरे को बताते जाओ, मैं इधर छुपा ले रही हूँ, छुपा देती हूँ किसी पेपर से। रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है? फटाफट ऑप्शन में मेरे को लिख के दो। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में, वेरी गुड। बैटरी की रेटिंग किस में होती है? बैटरी किस में खरीदते हैं? एम्पियर आवर या वॉट आवर में। अल्टरनेटर किस में खरीदा जाता है? अल्टरनेटर की रेटिंग किलोवाट, बल्ब की रेटिंग वॉट, मोटर की रेटिंग सब पढ़ा चुके हैं तुम लोग, फटाफट दो। मोटर की रेटिंग एचपी, जनरेटर की रेटिंग किलोवाट, कैपेसिटर की रेटिंग, मार्केट में जाते हो कैपेसिटर मांगते हो तो कितने फैरेड का, फैरेड में। ठीक है, पढ़ो भाई फटाफट, आंसर आने चाहिए, आंसर आते नहीं है जल्दी जल्दी। ठीक है, ये सबकी एक की रेटिंग पूछी गई थी, मैंने सबके रेटिंग एक साथ यहाँ पे कर दी। किस मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किया जाता है? डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, रिपल्सन मोटर। ऑप्शन देख लीजिए। रेलवे और क्रेन ट्रम्बे जहाँ पर ज़्यादा खिंचाव होता है वहाँ पर हमेशा हम डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। रेलवे में भी, रेलवे के इंजन में भी डीसी सीरीज मोटर यूज़ होती है। ठीक है, जितने भी पुराने पहले वाले इंजन चलते थे, कोयले से चलते थे, वो डीसी सीरीज मोटर का ही होता था। अभी भी मालगाड़ी में डीसी सीरीज मोटर ही यूज़ होती है। अब तो फिर कई तरीके का मैंने मतलब कि हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन डीसी यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से डीसी सीरीज मोटर क्यों होती है? क्योंकि ट्रैक्शन जो उसका टार्क होता है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती, आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुपाती होता है। देखो, डीसी सीरीज मोटर का टार्क आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है। ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे बना के ग्राफ पूछा गया है। मैंने आपको यहाँ डायरेक्टली वैसे बताया कि आपको समझ में आए, बहुत सीरियसली पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए, परिपथ का इंसुलेटर, परिपथ के आइसोलेटर को कब डिस्कनेक्ट किया जाता है? करवा दीजिए, ऑफिस का टाइम हो रहा है। हाँ, परिपथ का आइसोलेटर कब संयोजित किया जाता है? तो नो लोड पर, जब धारा से करंट नहीं होती है। कब करते? जब भी मतलब सर्किट से हम आइसोलेटर जो होता है उसको हम कब हटाते हैं? जब उसमें करंट ना चल रही हो, नो लोड पे हटाते हैं, उसमें लोड ना हो, नो लोड पे जब धारा या बंद हो, स्विच ऑफ हो, तब हम उसको हटाते हैं। चलते उसमें हम उसको आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। इसका ऑप्शन। आज का वीडियो यहीं तक का है, 32 क्वेश्चन, और हमारे हिसाब से 73 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं तीनों पेपर के। तो अब हम लोग फुटकर जो क्वेश्चन थे वो करेंगे, और जिसको जिसको चैप्टर वाइज पढ़ना है पहले हमें कमेंट्स में लिखकर भेजो तो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं घर पे, जो मैंने रोक रखी थी अभी। चलिए, नमस्कार साथियों, फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।